तो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन शुरू करा रही हूं बेटा, शुरू करो। डिफाइन एक्स एंड सेविंग, मैं सामने लिख रही हूं बेटा। डिफाइन एक्स एंड सेविंग। एक्स एंड सेविंग को इंटेंडेड सेविंग भी बोलते, इसका अदर नेम है बेटा। इंटेंडेड सेविंग भी बोला जाता है, तो ऑब्लिक करके लिख दो। डिजायर्ड सेविंग भी बोला जाता है, एक्स और प्लान्ड भी बोला जाता है। चार नाम है, किसी भी नाम से आएंगे तो दिमाग में रखना कि सेम है बेटा ये चारों चीजें। एक्स एंड सेविंग बोला जाए या डिजायर्ड सेविंग बोला जाए या इंटेंडेड बोला जाए या प्लान्ड बोला जाए, ये सारी चीजें सेम होती है। एक्स एंट में बेटा और एक्स पोस्ट में डिफरेंस होता है, तो पहले ये समझ लो मेरे से, फिर पूरी आगे की चीजें आप बताओगे। एक्स एंट और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है। टीचर आपसे क्वेश्चन 1 मार्कर बोलेगी या तो एक्स एंड सेविंग बताओ या बोलेगी एक्स पोस्ट सेविंग बताओ। ठीक है, एक्स एंड को प्लान्ड बोलते हैं, एक्स पोस्ट को एक्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है बेटा। एक्स एंड सेविंग का मतलब है प्लान सेविंग। ठीक है, जितने भी सेवर्स प्लान कर रहे हैं ना कि वो इस महीना इतना सेव करेंगे या इस साल इतना सेव करेंगे, उसे एक्स एंड सेविंग बोला जाता है। ठीक है, एक्स एंड सेविंग रेफर्स टू प्लान सेविंग ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हम जितना भी प्लान कर रहे हैं, हम हर महीने इतना जोड़ेंगे या इस साल हम इतना जोड़ेंगे, दिस इज एक्स एंड सेविंग। और जो एक्चुअली हम सेव कर रहे हैं ना, उसे हम एक्स पोस्ट सेविंग बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। एक्स एंट और एक्स पोस्ट वर्ड में डिफरेंस है। एक्स एंट का मतलब प्लान होता है, एक्स पोस्ट का मतलब एक्चुअल होता है। आगे जरूरी नहीं आपसे टीचर सेविंग बोलेगी, हो सकता है एक्स एंट इन्वेस्टमेंट बोले। ठीक है, एक्स एंट कंजप्शन बोले, एक्स एंट आउटपुट बोले, कुछ भी बोल सकती है। तो दिमाग में रखना, एक्स एंट का मतलब प्लान होता है और एक्स पोस्ट का मतलब एक्चुअल होता है। तो जो भी बंदा एक्चुअली कर रहा है उसको एक्स पोस्ट बोला जाता है, जो भी चीज आप प्लान कर रहे हो वो एक्स एंट होता है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज एक्स एंड सेविंग, तो व्हाट सेवर्स वांट टू सेव, ठीक है, इज एक्स एंड सेविंग। और व्हाट सेवर्स एक्चुअली सेव इज एक्स पोस्ट सेविंग। ये डिफरेंस है दोनों में। जो आप एक्चुअली में सेव कर रहे हो वो एक्स पोस्ट है, जो आप प्लान कर रहे हो वो एक्स एंड। ऐसी आपसे टीचर ये पूछ सकती है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट बताओ, तो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, प्लान इन्वेस्टमेंट। जो भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे वो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट है, और जो हम एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटा वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, एक्स एंड में और एक्स पोस्ट के अंदर। चलो लिखो, क्वेश्चन लिख लिया। 1 मार्कर है बेटा, ये ध्यान में रखना। तो आंसर लिखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग, it refers to the amount of saving which savers in an economy, plan to save, which savers in an economy plan to save with given level of income, which savers in an economy plan to save with given level of income। और ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन। अब एक्स एंड इन्वेस्टमेंट लिखना, विद गिवन लेवल ऑफ इनकम, विद गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, विद सेवर्स इन एन इकोनॉमी प्लान टू सेव विद गिवन लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट लिखो, डिफाइन एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। और ये मैं बार बार नहीं लिखवा रही, ध्यान में रखना। क्या बेटा, एक और बार रिपीट कर दो। एक्स एंड सेविंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच सेवर्स इन एन इकोनॉमी प्लान टू सेव with given level of income, which savers in an economy plan to save with given level of income। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, ये भी 1 मार्कर है, डिफाइन एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। और ये मैं बार बार लिखवा नहीं रही बेटा, इसको एक्स इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट भी बोलेंगे, डिजायर्ड भी बोलेंगे, प्लान्ड भी बोलेंगे, क्योंकि एक्स एंड के मैंने अदर नेम आपको लिखवा दी। ठीक है, इसके आगे इंटेंडेड, डिजायर्ड, प्लान्ड कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कौन करती है पहले तो ये बताओ। फर्म्स करती है, आपने एडी पढ़ा है ना, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हमेशा फर्म्स करती है। तो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होगी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स वांट टू इन्वेस्ट विद गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो जो भी आप चाह रहे हो ना बेटा कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे, एक्चुअली नहीं कर रही है, ध्यान रखो। एक्चुअली करोगे तो वो एक्सपोज बन जाए। ठीक है, तो लिखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स to the amount of investment which firms
amount of investment which firms in an economy wants to invest with given level of income. Wants to invest with given level of income. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अब. डिफाइन एक्स पोस्ट सेविंग. हाँ बेटा. हम गवर्नमेंट नहीं करती थी इन्वेस्टमेंट. नहीं बेटा, इकोनॉमी में हमने एडी के गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर. ठीक है ना, तो वो तो फर्म को भी बेनिफिट करेगी और बेटा हाउस होल्ड को भी करेगी. तो एक्चुअली में जो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है वो फर्म्स करती है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. तो फर्म में बेटा दोनों फर्म्स आ जाएंगी, चाहे प्राइवेट फर्म है चाहे गवर्नमेंट फर्म है. ठीक है. अब नेक्स्ट होता है देखो, डिफाइन एक्स पोस्ट सेविंग. ऑब्लिक करके इसको एक्चुअल सेविंग भी बोलते हैं और रियलाइज सेविंग भी बोलते हैं. ये इसके भी मैं एक बारी में अदर नेम आपको लिखवा रही हूं. एक्स पोस्ट सेविंग, ऑब्लिक रियलाइज्ड सेविंग और एक्चुअल सेविंग. आंसर लिखो. इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. डिफाइन एक्स पोस्ट सेविंग, ठीक. ऑब्लिक एक्चुअल और रियलाइज सेविंग. इसके अदर नेम बेटा मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं. एक्स पोस्ट सेविंग को एक्चुअल सेविंग भी बोलते हैं और रियलाइज भी बोलते हैं. आंसर शुरू करो. इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग, the amount of saving which savers actually saves, in an economy with given income. Which savers actually saves in an economy with given income. ठीक है बेटा, ऐसे इसको नेक्स्ट कर दो. एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है. डिफाइन एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. लिख दो आंसर. इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये तो खुद ही लिख सकते हो. क्या होगी बोलो? इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स इन एन इकोनॉमी एक्चुअली invest. देखो, it refers to the amount of investment which firms in an economy actually invests with given income. Which firms in an economy actually invest with given income. Done by. Next question. Define full employment equilibrium. Define full employment equilibrium. ठीक है, 2 मिनट लिख के फिर सामने देखेंगे. बेटा एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है और एक ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है. ये 3 सिचुएशन होती है. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? आप 11 से पढ़ते आ रहे हो. इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. तो अभी हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो में इक्विलिब्रियम वहां पे होता है वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, वहां पे होगा. तो अगर मैं बताऊं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहां पे बेटा, तो अगर आपको याद हो एएस कर्व वैसे बनता है, मेकिंग एन एंगल ऑफ कौन सा डिग्री? 45 डिग्री. जिस रेट से बेटा इनकम बढ़ती है ना, उस सेम रेट से सप्लाई बढ़ती है. तो एएस को तो नैश इनकम बोलते हैं, आपको बताइए. तो 45 डिग्री के एंगल से बनता है. जीरो इनकम पे डिमांड होती है, यस और नो? जीरो इनकम पे डिमांड होती है, यस. एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस. तो ये एडी कर्व. अब जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करें ना, ये वाला पॉइंट, दैट इक्विलिब्रियम इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां पे एडी एग्जैक्टली एएस के इक्वल. और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज. इकोनॉमी में वेस्टेज बिल्कुल नहीं. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है कि रिसोर्सेज की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई. तो वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, दैट इक्विलिब्रियम इज फुल एम्प्लॉयमेंट.
अगर मैं बोलूं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बताओ, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट नाम से ही पता चल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर है नीचे है, नीचे है, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जब इकोनॉमी में एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव होता है ना बेटा, ये देखो फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अचीव होता है, अभी आपने पिछले वाले कर्व में पढ़ा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके नीचे अगर कोई इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके नीचे का मतलब अब मेरे को एडी को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एएस में कभी शिफ्टिंग नहीं होती, ये दिमाग में रखना, शिफ्ट हमेशा एडी होता है। इकोनॉमी में या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। तो हम डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं, सप्लाई को कभी शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि एएस आपकी नेशनल कम है बेटा, ये चीज दिमाग में रखना। तो अब देखो मैं एडी को ना इसके बिल्कुल पैरेलल नीचे की तरफ लेके आई हूँ, इसको, ये नया एडी है, मैंने नाम दे दिया एडी डैश। अब ये देखो एएस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नया इक्विलिब्रियम है, जो नई आपने एडी बनाई है वो एएस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, इसका नाम दे दिया ई डैश। अब ये वाला इक्विलिब्रियम इज कौन से इक्विलिब्रियम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वहां पे था जहां पे एडी एग्जैक्टली एएस के इक्वल थी, ठीक है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एडी एएस के इक्वल है बट कहां पे? बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उस इक्विलिब्रियम को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नीचे अगर कोई इक्विलिब्रियम आ रहा है तो दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अब आप मुझे बताओ ओवर एम्प्लॉयमेंट कहां पे होगा? ऊपर होगा, ठीक है, जहां पे एडी एएस के इक्वल होगा। कहां पे? बिलो की अबव? अबव फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे बोले, ठीक है। तो इसमें मैं एडी को ऊपर शिफ्ट करूंगी, यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल, ये नई एडी डैश बनी। अब ये जहां पे सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगी ना बेटा, ये वाला इक्विलिब्रियम इज ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये तीन सिचुएशन होती, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तीनों समझ आ गई? तो फुल एम्प्लॉयमेंट जहां पे एडी एग्जैक्टली एस के इक्वल, अंडर एम्प्लॉयमेंट एडी एस के इक्वल है बट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे। और ओवर एम्प्लॉयमेंट एडी एस के इक्वल है बट कहां पे? अबव फुल एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों में डिफरेंस, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन लिखा है डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर, it refers to the situation where AD is equal to AS. It refers to the situation where AD is equal to AS at full employment. Where AD is equal to AS at full employment. और करके लिखो, or when all the resources are fully utilized, or when all the resources are fully utilized। बनाओ, फुल एम्प्लॉयमेंट का कर्व मैंने बना रखा है, ये फर्स्ट वाला। एक्स एक्सिस पे आपको पता है क्या आता है पूरे चैप्टर में? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये एक्स पे आएगा। एक बार ये दोबारा समझा दोगे कर्व? बेटा एडी बनाई है, एएस बनाई है नॉर्मल, एएस 45 डिग्री के एंगल से बनती है, जीरो इनकम पे डिमांड होती है, एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। ये सारी शेप्स मैंने आपको बताई थी, एडी एएस कैसे बनता है, जहां Yes, पे ma'am. दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, वो इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जहां पे एएस एडी के इक्वल है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में एएस एडी के इक्वल होगा बेटा, बट फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे होगा, तो इसलिए उसमें हम कर्व जो है वो नीचे शिफ्ट करके ले गए एडी वाला। तो अभी आप फुल एम्प्लॉयमेंट बनाओ, पहले एडीएस के इक्वल करो, और जो ई पॉइंट आया उसको लेबल करके बता दो, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मेंशन करके, ठीक है। एडीएस के इक्वल है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। लेबलिंग सही से करा करो बेटा, ओरिजिन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये मैं बार बार आपको बोलती हूँ। डन, कर्व बन गया। नेक्स्ट लिखो फिर, डिफाइन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बना लो बेटा, बना लो। हर्जस हो गया ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट, तुषार हो गया बेटा। चलो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आंसर लिखो, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर
It refers to the situation where AD is equal to AS, where AD is equal to फुल एम्प्लॉयमेंट का जो वो था टेक्स्ट, वो बता दो एक बार, जो नीचे लिखवाया था। कर्व के नीचे कुछ नहीं लिखवाया बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट में मैंने बस डेफिनेशन दी है कि इट हाँ, रेफर्स, डेफिनेशन दी है। हाँ, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर AD is equal to AS ठीक है। at full employment or ठीक when all the resources are fully utilized. ठीक। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट लिखो बेटा, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर AD is equal to AS below full employment. अंडर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिखो, व्हेन AD is equal to AS below full employment. और सेकेंड वाला कर्व बना दो बेटा, जहां पे AD AS के इक्वल है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। चलो खत्म करो जल्दी, सेकंड सही से बनाना बेटा, बिल्कुल पैरेलल AD को शिफ्ट करोगे, जो नई आपने AD बनाई है AD डैश, और जो नया इक्विलिब्रियम आया उसको नाम दिया E डैश, उसको हाईलाइट करके बताओगे। हाँ, एक बार डेफिनेशन रिपीट करना। बेटा इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर AD is equal to AS below full employment. इसके बाद सेकंड वाला कर्व बना दो बेटा, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला। पहले नॉर्मल AS AD बनाओगे, AS जब भी बनाओगे ना बेटा तो 45 डिग्री जरूर मेंशन करोगे, ध्यान में रखना। और ओरिजिन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेबलिंग जरूर करोगे। जो AD में शिफ्ट होगा वो हमेशा डॉटेड होगा और उसको AD डैश के नाम से डिनोट करोगे, और नया इक्विलिब्रियम इज डिनोटेड बाय E डैश। फिर आप बनाओ, अब लेबल करो उसको अच्छे से, टाइम दे रही हूं मैं आपको। रिति बना ले, बना लिया? लक्ष्य डाउट है कहीं पे? सुखनीत हो गया? समृद्धि, अर्श, क्रिश, बेटा हो गया तो नेक्स्ट बोलूं? तनिष्का हो गया? हरजस, इशिता, चलो नेक्स्ट लिखो फिर, डिफाइन ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डिफाइन ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Define over employment equilibrium. It refers to the situation where AD is equal to AS, हाँ, above full employment। उसमें आपने below बोला बेटा, इसमें above बोलोगे। It refers to the situation where AD is equal to AS above full employment। अब वो थर्ड वाला कर्व बना दो बेटा फटाफट, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। AD is equal to AS above full employment। ये जो AD बेटा आप नई वाली बनाओगे ना, बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करोगे ये, ठीक है? लाइनें हिलनी नहीं चाहिए, वैसे स्केल से बनाना पेपर के अंदर। बनाओ बेटा जल्दी, स्पीड मेंटेन करो। बस AD को ऊपर पैरेलल लेके जाओ बेटा। जो चेंज होता है मैंने आपको बोला वो डॉटेड लाइन से शो करेंगे, डार्क लाइन से नहीं। हिमनेश हो गया? तुषार हो गया बेटा? किसी का वेट करना है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करा रही हूं।
डन भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। अब ये 6 मार्कर क्वेश्चन शुरू कराने वाली हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से समझना, एक्सप्लेनेशन भी मेरे साथ लर्निंग करोगे बेटा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये तो बेटा सारे 1 1 मार्कर ही हैं, ठीक है? सारी डेफिनेशन करवाइए। अब 6 नंबर का क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन लिखो, डिराइव डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। और करके एक और लिखो, डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम income and consumption curve, full stop. Also locate the points where APC is equal to 1. Also locate the points where APC is equal to 1 and APS is equal to 0. Also locate the points where APC is equal to 1 and APS is equal to 0. Most important 6 marker, ठीक है? इसको मार्क कर देना बेटा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? डिराइव सेविंग को आपने डिराइव करना है कंजप्शन से। अब जिसको कुछ याद नहीं है ना, 2 मिनट के लिए सामने देखेंगे, पूरी डेरिवेशन तुमसे सुनूंगी। अगर आपको याद हो बेटा, तो सेविंग को डिनोट करते थे हम एस से, याद आ रहा है? और मैंने आपको बताया था सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, ठीक है? इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से और कंजप्शन को डिनोट करते हैं सी से। इनकम माइनस कंजप्शन सेविंग होता है बेटा, और सेविंग के 3 फीचर होते हैं। सपोज करो मेरी इनकम 100 रुपए बेटा, मैं कंजप्शन 50 रुपी का कर रही हूँ, तो 50 मैंने बचाया, दिस इज पॉजिटिव सेविंग, ये मेरी पॉजिटिव सेविंग, ठीक है? मेरी इनकम 100 है, मैं कंजप्शन भी 100 का कर रही हूँ, तो इट मीन सेविंग कितनी हो गई? 0, ये 0 सेविंग। इनकम 100 है बेटा, कंजप्शन 150 का कर रहे हो, इट इंडिकेट नेगेटिव सेविंग, माइनस में आ रही, ठीक है? दिस इज नेगेटिव सेविंग। तो सेविंग के 3 फीचर्स होते हैं, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। नेगेटिव सेविंग कब होती है बेटा? मेरी इनकम कम है, मैंने पड़ोसी से उधार मांग लिया, तो इट इंडिकेट नेगेटिव सेविंग, जिसको हम डिस सेविंग भी बोलते। जहां पे सेविंग 0 होती है ना बेटा, दैट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते। तो ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताई थी, वो सिचुएशन होती है जब इनकम कंजप्शन के इक्वल है एंड सेविंग बिकम 0। तो सेविंग के 3 फीचर, इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। और सेविंग निकला कैसे? इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके, ठीक है? तो जब बेटा हम कर्व बनाएंगे ना, देखो मेरे को डिराइव करना है सेविंग कर्व कंजप्शन कर्व से, तो ऑब्वियस है सेविंग कर्व नीचे बनेगा, क्योंकि सेविंग को मेरे को डिराइव करना है बेटा। और किस कर्व से डिराइव करना है? कंजप्शन से। तो ऊपर कंजप्शन कर्व बन गया, कंजप्शन और इनकम कर्व हम ऊपर बनाएंगे, सेविंग कर्व नीचे बनाएंगे, क्योंकि सेविंग को ऊपर वाले से डिराइव करना, ठीक है? ऊपर वाले कर्व से डिराइव करना। अब इनकम लाइन आपको पता है कैसे बनती है? एएस इनकम लाइन है, 45 डिग्री के एंगल से बनती है, ठीक है? 0 इनकम पे कंजप्शन होती है, इस कंजप्शन को ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं, याद आ रही है? तो ये कंजप्शन लाइन बन गई। अब इससे मेरे को एक एक करके नीचे वाले पॉइंट्स को डिनोट करना है और सारा अपना जो है सेविंग कर्व बनाना। अब आप सभी सामने की तरफ देखेंगे बेटा, फिगर 1, दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2। मैं इनको नाम दे रही हूँ, ओ तो ये मेरे पास है, इसको नाम देते हैं एल। इस पॉइंट पे जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको नाम देते हैं ए। ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको कोई भी नाम देते हैं, लाइक एनएम नाम दे देते। अब इन तीनों सिचुएशन से मुझे सेविंग डिराइव करना है। आप सभी देखोगे फिगर 1 में, फिगर 1 में ओ एल का रीजियन जो है दिख रहा है सभी को, ओ एल। बताओ कंजप्शन ज्यादा है, इनकम ज्यादा है? ओ एल रीजियन में देख के बताओ कौन सी लाइन ऊपर है ओ एल में? इनकम। बेटा ओ एल के केस में कंजप्शन ऊपर है, इनकम नीचे है, यानी कंजप्शन इज मोर देन इनकम। तो कंजप्शन ज्यादा है बेटा, इनकम कम है, तो सेविंग बिकम व्हाट? नेगेटिव। तो ओ एल जो रीजियन है ना बेटा, ये हमें शो कर रहा है नेगेटिव सेविंग। ऑटोनॉमस कंजप्शन है ना ओ एल में। ओ एल में क्या है? आपकी इनकम 0 है और आप कंजप्शन कर रहे हो, तो इट मीन सेविंग कितनी हो रही है? नेगेटिव हो रही।
जीरो इनकम पे भी मैं कंजप्शन कर रही हूँ तो उधार ही मांगा होगा, तो इट इंडिकेट नेगेटिव सेविंग। तो नेगेटिव सेविंग कब बनेगी? जब ओरिजिन से नीचे होगी। तो आपने क्या करना है बेटा, जो ये डिफरेंस है ना, फिंगर रख के उतना ही डिफरेंस नीचे आना चाहिए, क्योंकि आपने ऊपर वाले कर्व से नीचे वाले कर्व को आप डिराइव कर रहे हो। तो फिगर 1 में ओएल हमें नेगेटिव सेविंग शो कर रहा है, उसको फिगर 2 में हम नाम दे देंगे ओ डैश एल डैश। ठीक है भाई, समझ आई ये? फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिगर 1 में बेटा ओएल क्या शो कर रहा है कि कंजप्शन ज्यादा इनकम कम। कंजप्शन ज्यादा इनकम कम है तो सेविंग बिकम व्हाट? नेगेटिव। तो नेगेटिव होगी तो मैंने उसको नीचे मार्क करना। ठीक है, अब फिर से देखो, फिगर 1 में पॉइंट ए में इनकम कंजप्शन दोनों क्या है? बराबर। इनकम कंजप्शन दोनों इक्वल है। देखो पॉइंट ए में जितनी इनकम उतनी कंजप्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इनकम कंजप्शन जब इक्वल होंगे तो सेविंग कितनी आएगी? जीरो। तो जीरो होगी तो इस पॉइंट को नीचे लेके आओ, जीरो होगी तो ये ओरिजिन पे टच करेगी, ये ए डैश नाम दे दो। ये नेगेटिव सेविंग होगी बेटा, ये जीरो सेविंग होगी। अब एनएम के केस में देखो, इनकम ज्यादा है कंजप्शन ज्यादा है? इनकम लाइन ऊपर है, कंजप्शन नीचे, तो इनकम ज्यादा कंजप्शन कर, तो सेविंग विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव तब होगी जब ओरिजिन से ऊपर होगी नीचे होगी? ऊपर। तो इसको यहाँ पे नाम दे दो, ये रीजन बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो इसको नाम दे दिया एन डैश एम डैश। अब आपने ये 3 पॉइंट ज्वाइन करने बेटा, दिस दिस दिस। ये देखो, ये बन गया सेविंग कर फ्रॉम कंजप्शन। तो सेविंग कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, ये डेरिवेशन है बेटा। आपने ऊपर वाले कर्व से एक एक पॉइंट लोकेट करके, ये वाला रीजन ये शो कर रहा है, ये वाला रीजन ये शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट ये शो कर रहा है। ठीक है, तो सेविंग कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। अब मैं सुंदर से फिर से कर्व बनाऊंगी और मैं आपको जो बता रही हूँ कि आप जो गलती करोगे बेटा, ये रीजन बिल्कुल इस रीजन के इक्वल होना चाहिए, देख लेना। ये बड़ा छोटा हो गया तो गलत है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे वाला कर्व डिराइव कर रहे हो, तो डिफरेंस विल बी सेम। ऐसी ये रीजन बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अभी तो स्केल नहीं है तो आप वैसे ही यूज कर सकते हो, फिंगर से रख के देख लो। ठीक है, नॉर्मली सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो पहले आंसर शुरू करोगे आप लोग, लिखो वी नो दैट, थोड़ा सा थियरी लिखेंगे फिर कर्व बनाएंगे। वी नो दैट in an economy, income is either consumed or saved. We know that in an economy, income is either consumed or saved. Therefore, next line में लिखो, therefore y is equal to c plus s. Therefore, y is equal to c plus s. इसको बॉक्स में डाल दो। अब आप ये कर्व सुंदर सुंदर बनाना बेटा, बस ये ध्यान में रखना, पॉइंट सही होने चाहिए। इधर कंजप्शन ऐसे मेरे साथ साथ ही बनाना बेटा। ठीक है, इधर सेविंग आ गया, फिगर 1 फिगर 2 ओ एल, ये ओ डैश एल डैश, बिल्कुल रीजन मेजर कर लेना बेटा। ठीक है, इसको पूरा डॉटेड लाइन लेके नीचे आओगे, इसको ए नाम दिया है तो इसको ए डैश दोगे, इसको भी बिल्कुल डॉटेड लाइन नीचे की तरफ लेके आओगे, ये एन एम दिया है तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा एन डैश एम डैश। फिर लास्ट में तीनों लाइंस को ज्वाइन कर देना बेटा। मैम ये ऊपर वाले कर्व के बाएं एक्सिस पे कंजप्शन है बेटा, ये माइनस एस से डिनोट करा है, ये जो नीचे गया है नेगेटिव सेविंग, ऊपर जो लाइन गई है इसको एस से डिनोट करा है। सही से बनाओ, मैं वेट कर रही हूँ आप सभी का। अब ये कैसे बनेगा? आगे पीछे नहीं बनेगा, एक ही के साथ बनेगा। ये बेटा एक ही पेज पे दोनों कर्व बनेंगे, ऊपर नीचे। डिफरेंस बेटा ट्राई करना सेम होना चाहिए, एन एम एन डैश एम डैश, ओ एल ओ डैश एल डैश।
एक्स पे क्या है बेटा, वाई पे क्या है, लेबलिंग सही से कर लेना। ऊपर मैंने वाई पे कंजप्शन ली है, नीचे फिगर 2 में सेविंग ली है। एक्स एक्सिस पे क्या आता है, पूरे चैप्टर में मैंने आपको कॉमन बता रखा है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। देखो अगर मेरे को पेपर में ये कर्व में डिफरेंस सही नहीं मिला ना बेटा, तो एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पड़ता, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो कर्व आपका प्रॉपर होना चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, एक्सप्लेनेशन तभी मैटर करेगी। कर्व गलत है तो पूरे 6 नंबर गए। तो डिफरेंस का ध्यान देना। तूने पहले ही सेविंग कर्व बना दिया ना, अब देख गैप बड़ा छोटा आएगा। पहले ऊपर से वो लाइन नीचे लेके आनी चाहिए थी। चल बना बना, बोल। वाई नहीं बनाया तो सेविंग की तो कर्व डिराइव करना है। वाई तो ऊपर है, वो देख। हर्ष हो गया, क्रिश, समृद्धि बन गया, तुषार, हाँ करो, दिशांत, धान्या हो गया बेटा। ऑनलाइन में हो गया बेटा, किसी का वेट करना है तो बता दो। हर्षित हो गया है, इशिता, हरजस, गड़बड़ होगी महक, रोमित, बोलो फिर एक्सप्लेनेशन। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। बेटा ये वाला सेविंग माइनस एस से डिनोट करा है मैंने, क्योंकि नेगेटिव है ना। ऊपर वो एस से डिस सेविंग है ना, क्योंकि ये। बोलो एक्सप्लेनेशन। चलो शुरू करो एक्सप्लेनेशन बेटा। हाँ बोल तुषार। कंजप्शन। पहले ना एक दीप हमेशा ये वाली लाइन लेके आनी है नीचे की तरफ, पहले सेविंग नहीं बनाना। ठीक है, फिर तू देखेगा ना, देख अब ये लाइन नीचे की तरफ लेके आएगा, तो ये डिफरेंस को तू यहाँ पे मेजर कर सकता है आराम से। ठीक है, फिर इनको नाम दे दियो जो भी तेरे याद है। ठीक है, पहली बना देगा ना तो ये मोटी पतली लाइन बन जाएगी। हो गया। चलो बेटा पॉइंट्स में लिखना है ऐसे ऐसे करके। तो इकोनॉमिक्स में बेटा जब भी कर्व बनाते हैं ना, तो पहले एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, वो सब हम बता देते हैं। एक्स पे क्या लिया आपने, वाई पे क्या लिया है, फिगर 1 फिगर 2। तो पहले नॉर्मल हम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट में, इन फिगर 1, इन फिगर 1 on x axis, on x axis income ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक आउटपुट आर मेजर्ड। जो भी आपने एक्स पे मेजर किया वो लिख दो। on x axis income employment output are measured, comma on y axis, comma on y axis saving is measured, sorry consumption is measured। फिगर 1 में तो कंजप्शन है ना, on y axis consumption is measured। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन फिगर 2 on x axis, x पे तो वही तीनों चीजें, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट आर मेजर्ड। देखो जल्दी, इन फिगर 2 on x axis इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट आर मेजर्ड, कॉमन y axis, बोलो फिगर 2 में y पे क्या लिया है, सेविंग इज मेजर्ड। on y axis saving is measured। next point, in figure 1, in figure 1 OL indicates, OL indicates that इनकम ज्यादा है, कंजप्शन ज्यादा है। OL indicates that consumption is more than income, कंजप्शन इज मोर देन इनकम। और मैंने आपको बताया था जो जीरो इनकम पे कंजप्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ब्रैकेट में लिखो दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन।
अभी आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो बेटा वो ऑटोनॉमस कंजप्शन, ब्रैकेट में लिखो दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, ब्रैकेट क्लोज कर दो। देयरफॉर saving become negative, therefore saving become negative, which is indicated by, बताओ फिगर 2 में आपने OL को कैसे इंडिकेट किया है, कैसे डिनोट कैसे किया है, O dash L dash, है ना, which is indicated by O dash L dash in figure 2। आपने ऊपर से नीचे वाला ज्वाइन करके बताना बेटा। तो विच इज इंडिकेटेड बाय O dash L dash इन फिगर 2, ब्रैकेट में लिखो डिस सेविंग, ब्रैकेट में डिस सेविंग। नेक्स्ट पॉइंट डिस सेविंग, DISSAVING। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इन फिगर 1, पॉइंट A indicates that, in figure 1 point A indicates that, बताओ इनकम कंजप्शन के क्या है, इक्वल है। तो पॉइंट A indicates that income is equal to consumption, indicates that income is equal to consumption, which is indicated by पॉइंट, बताओ फिगर 2 में कौन से पॉइंट से इंडिकेट करा आपने, A dash, which is indicated by point A dash in figure 2, A dash in figure 2, ब्रैकेट में लिखो जीरो सेविंग, जीरो सेविंग कॉमा ब्रेक इवन पॉइंट, जीरो सेविंग कॉमा ब्रेक इवन पॉइंट, जीरो सेविंग को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन फिगर 1 NM indicates that, in figure 1 NM indicates that, बताओ क्या ज्यादा, इनकम कंजप्शन, इनकम इज मोर देन कंजप्शन, NM indicates that income is more than consumption, income is more than consumption, which is indicated by, बताओ फिगर 2 में कैसे डिनोट करा है, N dash M dash, which is indicated by N dash M dash in figure 2, which is indicated by N dash M dash in figure 2, ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव सेविंग, पॉजिटिव सेविंग्स। अब कौन से 3 पॉइंट्स आपने ज्वाइन करके सेविंग कर्व बनाया, बताओ कौन कौन से 3 पॉइंट ज्वाइन करें, L dash, A dash और N dash, ये 3 पॉइंट ज्वाइन करें ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाय ज्वाइनिंग L dash, A dash, N dash, by joining L dash, A dash, N dash, we get saving curve from consumption curve, कॉमा नहीं लगेगा इन तीनों के बीच में, ठीक है। by joining L dash, A dash, N dash, we get saving curve from consumption curve, we get saving curve from consumption curve। ये तो क्वेश्चन पैकअप हो गया। अब इसमें साथ में ना और करके देखो, मैंने एक और क्वेश्चन लिखवा है, उसमें मैंने 2 पार्ट ऐड कराए कि कई बार टीचर आपसे ये डेरिवेशन तो बोलती है, फिर उसमें बोलती है कि वो पॉइंट भी लोकेट करो जहां पे APS 0 होगा और या फिर जहां पे APC 1 होगा, ये 2 पॉइंट आपको शो करने। तो पहले तो मुझे APS का फॉर्मूला बताओ क्या था, S अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम होता है ना। APS 0 कब होगा, जब सेविंग 0 होगी। तो सेविंग 0 कहां पे है, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे सेविंग 0 है, ए पे नहीं, ये सेविंग कर्व है, A डैश पे सेविंग, ठीक है। तो A डैश शो कर रहा है कि APS इज इक्वल टू 0, समझ आए। अब दूसरा वो बोल रहा है APC 1 कहां पे होगा, APC का फॉर्मूला होता है C बाय Y, तो जहां पे C और Y इक्वल होगा वहां पे APC 1 होगा। C और Y इक्वल कहां पे, कौन से पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे APC 1 है, इस पॉइंट पे APS 0, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के लिखना, APC is equal to 1 at point A
because consumption is equal to income. Because consumption is equal to income. ऐसी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, APS is equal to 0 at point A dash because saving is 0. APS is equal to 0 at point A dash because saving is equal